अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर और अपना तज्जिया भी लेकर आपके सामने इस व्लॉग में हाजिर है। आपको बताएंगे जनाब कि आज की क्या क्या अहम खबरें हैं। पहले तो आपको बताएंगे कि मरीम नवाज साहिबा ने आज कोट लखपत जेल का दौरा किया, तो क्या इस दौरे की तफसीलात थी ये आपको बताएंगे। फिर अलीमा खान साहिबा ने एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया है चौधरी गुलाम हुसैन साहब को, उसमें से एक दो चीज़ें हैं जो बड़ी डिस्कस हो रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज एक एक्सटेंशन मिल गई है और इस एक्सटेंशन पे जाहिर है काफ़ी बात हो रही है। कौन से चीफ हैं जिनको एक्सटेंशन मिली है, आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। आज एक और लड़ाई शुरू हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और अब की बार कौन से दो वर्कर्स आपस में आमने सामने नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर एक जो बरतानवी जरीदा है इकोनॉमिस्ट, उसके हवाले से आपके साथ खबर शेयर करेंगे। उनका बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो छपा है, और इकोनॉमिस्ट तो आपको पता ही है कि जिसको कहते हैं कि सही तौर पर वहाँ पर हिट कर रहा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जाके बुरा लग रहा है। तो उसके ऊपर थोड़ी आपको डिटेल बताएंगे, इंटरेस्टिंग उसकी चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो ये सब कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए बात का आगाज़ करते हैं अलीमा खान साहिबा के इंटरव्यू से, जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये बताया है कि जो डील्स ऑफ़र हो रही हैं, जो बार बार बात होती है, अगरचे बहुत सारे जो खुद साख्ता तर्जुमान हैं, डाउट हैं, वो आके कहते हैं कि जी कोई डील ऑफ़र नहीं हो रही, सख्ती होगी, ये है वो है, ब्ला ब्ला। लेकिन हकीकत हाल यही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर, किसी न किसी तरीके से पैगामात पहुंचाए जाते हैं। और इस वक्त आफ्टर इलेक्शन जो सबसे ज़्यादा ज़ोर है और जिस बात पर सबसे ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश है, वो यही बात है कि आप ये सेटअप कबूल कर लें, और इसके एवज़ कोई भी चीज़ करने के लिए तैयार दिखाई देते हैं इक़्तिदार के लोग। और इसमें अलीमा खान साहिबा का ये बताना है कि उन्होंने अब जो ताज़ा ऑफ़र किए कि वो कहते हैं एक रात में आपके 200 केसेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, एक रात में, और आपको जेल से भी निकाल देंगे, आप आराम से अपना रेस्ट भी करें, आप अंदर बाहर जहाँ भी आना जाना चाहें जा सकें, लेकिन आपको इस सिस्टम को सिर्फ जो है वो एक लेजिटिमेसी देनी है और इसको कबूल कर लेना है। तो ये खान साहब को बार बार कहा जा रहा है, लेकिन खान साहब अभी, जैसे मैंने पहले आपको बोला, इस तरह की अगर उन्होंने कोई डील बनानी होती तो वो फिर बहुत पहले इससे बहुत बेहतर डील बना सकते थे। फिर इतनी तकालीफ उठाने और इतना एक लंबा सफ़र करने और जद्दोजहद करने का कोई वजह ही नहीं थी इसके पीछे, तो फिर कोई मकसद ही नहीं था अगर आपने इस तरह की किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो खान साहब का ये कहना है कि जी ये मैंडेट जो है ये अवाम का मैंडेट है और इसके ऊपर कोई समझौता नहीं हो सकता, ये आप मैंडेट वापस करें, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। और जब पहले भी इमरान खान साहब मिलाते थे तो यही बात करते थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसके अलावा अपने लिए पर्सनली मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो यही बात अलीमा खान साहिबा ने कही है आज भी इंटरव्यू में। और साथ उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जो बड़ी समझने की बात है कि देखिए, जब आप ये चीज़ें इस तरह सरेआम डिस्कस करते हैं और होती हैं कि जनाब केसेस ख़त्म हो जाएंगे, वो तो आपका जो पूरा एक जुडिशरी का सिस्टम है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। इससे से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि ये केसेस कितने बोगस हैं, कितने बेसलेस हैं। और इससे ये भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि केसेस को किस तरीके से एक टूल के तौर पर हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा सब केसेस ज़रूरी नहीं गलत ही हों, बहुत सारे केसेस ठीक भी होते हैं, लेकिन होते वो यूज़ टूल के लिए ही हैं। इसलिए यूज़ नहीं होते कि भाई नहीं, इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, लूटा माल जो है वो वापस लिया जाए, या किसी ने अगर कोई और गुनाह किया है तो उसको सज़ा मिले उसकी। उसका मकसद केसेस का सिर्फ यही रहता है, सच्चे हों या झूठे हों, कि इसके बलबूते पर अपनी बात मनवाई जाए, आर्म ट्विस्ट की जाए, इसके बलबूते के ऊपर इसको टूल बनाकर यूज़ किया जाए। और यही सियासतदान हमेशा टिश्यू पेपर्स की तरह यूज़ होते रहे हैं। यही वजह है कि ये केसेस इसी तरह के हमेशा हमें कभी बनते और फिर उसी तरह से बिगड़ते हुए नज़र आते हैं, उसी तरह से बैठते हुए नज़र आते हैं। ज़रूरी नहीं तमाम केसेस झूठे ही हों, लेकिन खान साहब के केसेस के हवाले से आप देख रहे हैं कि उन्हें एक रात में ख़त्म करने की जो बात है वो अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि उन्हें ऑफ़र हुई है। तो ये एक सिचुएशन है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये सिचुएशन जो है वो सस्टेन करेगी इस तरीके से कि ये इसी अंदाज से ज़्यादा हुकूमत कर सकें। और इस बात का उन्हें भी अंदाज़ा है, क्योंकि ये चीज़ें जिस तरीके से अब बाहर निकल आई हैं, दुनिया को सब नज़र आ रहा है और सबको पता है। आपने रिज़ल्ट चेंज कर लिया, आपको बहुत मुबारक हो, लेकिन उससे हुआ क्या है? जो 8 फरवरी को हो चुका है वो हो चुका है, वो अपनी जगह मौजूद है।
तो इसलिए आप रिजल्ट चेंज करके अगर फ़तह को शिकस्त और शिकस्त को फ़तह में बदल कर ये समझ रहे हैं कि आपने सबको बड़ी कामयाबी से धोखा दे दिया है, तो ऐसा है नहीं। आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त हमें हर कोई मकतबा फ़िक्र और मुख्तलिफ यानी इदारे और हर तरफ से ये आवाज़ें जो हैं वो आ रही हैं। सबको मालूम है कि इस हुकूमत की लेजिटिमेसी आखिर है क्या। अभी मैं इकोनॉमिस्ट की बात जो आपके साथ कर रही थी, उनका जो बड़ा दिलचस्प आर्टिकल है वो ये बता रहा है कि जो उनकी खैर हेडलाइन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी ख़तरनाक थी, और उन्होंने भी ये कहा कि जो पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल हैं वो ऐसा लग रहा है कि बड़े डेस्परेट हुए हैं। और उन्होंने फिर उसके बाद जो पूरा आर्टिकल लिखा है उसमें वो बता रहे हैं कि बेसिकली नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े डिप्रेशन में हैं, क्योंकि उनको जो वादे वईद करके लाया गया था और जो उनके साथ कमिटमेंट्स थी, उन्हें वज़ीर आज़म बनवाना था, लेकिन उस तरह से चीज़ें हो नहीं सकें, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं। और इवन जो सीट भी उन्होंने जीती है उसके ऊपर भी ज़ाहिर है सबको पता है कि 130 इलेक्शन में यास्मीन राशिद से मियाँ साहब हार चुके हैं और एक धोखे के साथ उनको जितवाया गया है। और ये अब बात हम नहीं कह रहे, ये उनकी पार्टी के अपने लोग कह रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब को आप सुन लें जो ये कहानी सुना रहे हैं कि इस 130 हल्के को किस तरह ब्लैक मेलिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि जब हम कोई बात करते हैं कि जी फ़लाँ हल्के में हमारे साथ जाती हुई, तो वो कहते हैं फिर हम 130 भी खोल देंगे। तो अंदाज़ा लगाएं आप कि इनको पता है और ये मान रहे हैं कि वहाँ पे नवाज शरीफ हार चुके हैं, लेकिन ढिठाई के साथ बैठे हुए हैं। तो ये है इनकी लेगेसी और ये है इनका कमाया हुआ 30-40 साल का सरमाया कि आप एक धोखे से हासिल की हुई, फ्रॉड से हासिल की हुई सीट के ऊपर रुकने कौमी असम्बली बनकर बैठे। और ये बात इन्हें पता है। ये जो डिप्रेशन का जिक्र इकोनॉमिस्ट कर रहा है उसकी वजह भी यही है कि ये बात जो नवाज शरीफ के करीबी हल्के हैं वो सब ऐलान बता रहे हैं, और कुछ तो ये तक कह रहे हैं कि वो वापस लंदन चले जाएंगे कुछ दिनों में। उनकी तबीयत भी ख़राब है, हो सकता है वो इलाज के ही बहाने दोबारा से लंदन चले जाएं जैसे पहले चले गए थे। तो ये सारी कहानी है। और इसमें इकोनॉमिस्ट ये बता रहा है कि पहले भी जो मिलिट्री फ़ौजी जर्नैल हैं हमेशा इलेक्शन में रिगिंग करके और इधर उधर चीज़ें करके अपने हक में बहुत सारे मामलात कर लिया करते थे, लेकिन इस दफ़ा डिफरेंस ये है कि ये सब कुछ बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है और सबको नज़र आ गया है कि ये जो कार्रवाई थी ये किस तरह से डाली जाती रही है शुरू से, और अब की बार एक तो बहुत बड़े पैमाने पर डाली गई है, और फिर दूसरा ये कि अब की बार ये एक्सपोज बुरी तरह से हो गई। वो एक्सपोज होने की बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह खुद उसमें इमरान खान है जिसने सब कुछ खोल कर सामने रख दिया है। दूसरी बड़ी वजह सोशल मीडिया है। तीसरी बड़ी वजह पूरा आपका एक 2 साल का पैटर्न है जिसने लोगों को अवेयर कर दिया है कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और चौथी चीज़ आपकी अपनी तारीख है जो हमेशा हम सुना करते थे, कुछ लोग यकीन करते थे कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब वो हमने अपनी आंखों से होते देखा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली ये वजह बनी है, लेकिन हुआ इन दी एंड ये है कि इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है कि भाई इसके बाद जो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि जो एक अनरेस्ट है वो नज़र आ रहा है इस पूरे हुकूमती सेटअप में। अगरचे इन्होंने बज़ाहिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया हुआ है, लेकिन ये अनरेस्ट और डिप्रेशन जो है ये हमें दिखाई दे रहा है। और उन्होंने ये बात कही है कि इमरान खान अपनी जगह मौजूद है, उसका वोट बैंक अपनी जगह मौजूद है, उसका वोटर सपोर्टर उसी तरह से उसके साथ कनेक्टेड है, और जितनी मर्जी इन्होंने कोशिश की है कि उसे आइसोलेट कर दें, उसके साथ उसका कोई पैगाम बाहर ना आए, कुछ भी कर लें, उसके बावजूद भी उसका वोटर उससे दूर नहीं हुआ है। तो ये एक सबसे बड़ी इमरान खान की कामयाबी है जो कि उसके अपने कैरेक्टर की वजह से, उस कैरेक्टर की वजह से जो उसने जेल में जाने के बाद शो किया है कि वो किस तरीके से टूटा नहीं है, दबा नहीं है, झुका नहीं है, और शहजादों की तरह ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी उसने किस अंदाज से जेल को अपने लिए एक महल ही समझ लिया है कि जिसमें वो ये कहता है कि वो एडजस्ट हो चुका है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो बिल्कुल मुतमईन है और बिल्कुल हशाश बशाश है, बाहर बैठे लोगों से ज़्यादा खुश है। और अगर उसको कोई डिप्रेशन है, कोई परेशानी है, तो इस बात की है कि मुल्क के लिए ये सब अच्छा नहीं हो रहा, मुल्क की इकॉनमी भी ख़राब होगी अगर इस तरह मुसल्लत शुदा हुकूमत से ज़बरदस्ती हुकूमत करवाने की कोशिश की जाएगी। तो ये चीज़ें उसको ज़रूर परेशान करती हैं, लेकिन अपने हवाले से उसको कोई परेशानी नहीं है। तो ये जी सारी कहानी है। पता नहीं ये सारा सब कुछ करने वालों को ये चीज़ें समझ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये हर एक की ज़बान पर बात है, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, पाकिस्तान का मीडिया हो, थिंक टैंक्स हों, हर कोई आपको ये इंडिकेट कर रहा है। और ख़ुद जो हुक्मरान इत्तेहाद की पार्टीज़ हैं उनके अंदर
मैं आपको ये बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बता रही हूँ कि उनकी अपनी इंटरनल मीटिंग्स में, ऑफ एयर रिकॉर्डिंग्स में, गुफ्तगू में आप ये चीज़ें देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग खुद मानते हैं कि ये किस तरह से बीच में इस सारे चक्कर में फंसे हुए हैं। बहरहाल जी, एक अहम एक्सटेंशन हो गई है इस सारे माहौल में, और ये एक्सटेंशन मिली है एयर चीफ को। पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान का जो फ़ज़ाइया का महकमा है उसको एक सेकंड टाइम हिस्ट्री में ये एक मिली है एक्सटेंशन। इससे पहले हम आर्मी चीफ की एक्सटेंशंस तो मुतवातिर दफ़ा देख चुके हैं, लेकिन बाबर सिद्दू साहब को ये जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिली है एयर चीफ को, ये 1 साल की फ़िलहाल मिली है, और ये हिस्ट्री में सेकंड टाइम है कि किसी को तोसी मिली हुई है। इस वक्त जो ISI के हेड हैं नदीम अंजुम साहब, ये भी अपनी एक्सटेंशन पर हैं। इनकी भी मुद्दत हो गई थी पूरी, लेकिन इनको भी एक्सटेंशन दी गई। और जो करीन क़यास है वो ये कि जी इन लोगों का पता नहीं आगे PMLN का इरादा है कि शायद आगे आर्मी चीफ को भी तोसी दी जाए, या ये भी हो सकता है कि आगे कोई आईनी तरमीम करके इवन चीफ जस्टिस को भी तोसी दी जाए। तो खैर अभी तक तो ये दोनों बातें खबरें ही हैं, इसके बारे में कोई हुकूमती ऐलान तो नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि बज़ाहिर एक पैटर्न ये नज़र आ रहा है कि जो लोग मौजूद हैं उन्हीं को आगे एक्सटेंशंस देकर उन्हीं के साथ सिस्टम को जो है इसी तरह एज इट इज़ चलाया जाए। ये जो पूरा एक हमें इस वक्त ऊपर टॉप लीडरशिप नज़र आ रही है, उसमें से किसी को भी कोई भी नया बंदा ऐसा लग रहा है कि इंडल्ज नहीं होने दिया जा रहा। क्या इसकी वजह है? समझ नहीं आती इसकी वजह क्या है। कि क्या आपको ये लगता है कि कोई पीछे आने वाला बंदा इनकेपेबल है, वो काम उस तरह का काबिल नहीं है, उस लेवल का काम नहीं कर सकता, या आप लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि कोई भी और बंदा इसमें शामिल होगा तो वो न जाने पॉलिसीज़ में कोई इफेक्ट डालेगा? क्या इसकी वजह है? इसकी कोई वजह नहीं बताई गई, बस ये बताया गया कि एक्सटेंशन कर दी गई है। और चीफ जस्टिस साहब की भी एक्सटेंशन के हवाले से इसी तरह की हम खबरें सुन रहे हैं। मेरा एक्सटेंशन के हवाले से एक बड़ा सीधा सीधा मौक़िफ़ है, वो चाहे किसी की भी एक्सटेंशन हो, किसी भी महकमे में हो, और चाहे वो किसी भी हुकूमत में पहले की गई है या आने वाली किसी भी हुकूमत में करनी कोई जा रहा है अगर, तो भी कि एक्सटेंशन जो है ये पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ अमराज लाहक हैं उनमें से एक मर्ज़ है मेरे नज़दीक। इसने बहुत नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान की हिस्ट्री ये बताती है कि आपने जब जब किसी भी आर्मी चीफ को तोसी दी है उसकी मुद्दत मुलाजमत में, उससे बिगाड़ ही पैदा हुआ है, उससे कोई फ़ायदा कभी नहीं हुआ। आप इदारे को भी कमज़ोर करते हैं इस अंदाज से, क्योंकि जो पीछे लोग होते हैं जिन्होंने आगे तरक्की पानी होती है उनका भी हक मारा जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि तासुर ये जाता है कि पता नहीं शख्सियात इदारों से बड़ी हो गई हैं, शख्सियात जो हैं वो नागुज़ीर हो गई हैं, इनके बगैर पता नहीं क्या काम अधूरे रह जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो ये इदारों के लिए और ज़्यादा बाइस शर्मिंदगी बात होती है कि यानी इसका मतलब है कि हम इदारे को कहीं खड़ा ही नहीं कर सके, वो इदारे में सलाहियत ही नहीं है कि वो एक शख्सियत जाए तो पीछे 4 वैसी खड़ी होनी चाहिए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। इवन हम जब क्रिकेट की बात करते हैं तो अक्सर लोग ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के बड़े दीवाने होते हैं और वो हमेशा ये बात करते हैं कि उनका सेटअप इस तरह का है कि उनका एक की प्लेयर जाता है तो पीछे 4 की प्लेयर वैसे खड़े होते हैं। तो आपके इदारे जब सही मेरिट के ऊपर खड़े होते हैं, उस्तवार होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, तो किसी एक शख्स के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको पता होता है कि उससे ज़्यादा काबिल पीछे बैठे 4 लोग और मौजूद हैं। तो ये एक्सटेंशन का जो तासुर है ये तो सीधा सीधा मेरिट को कत्ल करने के मुतरादिफ होता है। और फिर तीसरी जो चीज़ इसमें आ जाती है वो ये कि इसमें फिर एक लालच का एलिमेंट आ जाता है। फिर लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। जब आपको लगता है कि आपके पास पावर है, आप उसको बढ़ा सकते हैं, पावर को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ों पे सौदेबाजी भी कर लेते हैं, लेन देन भी कर लेते हैं, आप कमिटमेंट्स भी दे देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। तो ये भी किसी तौर दुरुस्त नहीं है। तो ये सारा जो एक्सटेंशंस का गेम पाकिस्तान में हमेशा हमने देखा है, चाहे वो किसी भी आर्मी चीफ को मिली हो, उसने कभी भी ना तो जमहूरियत की खिदमत की है और ना ही इदारे के लिए वो कभी भी उसके फ़ायदे में बात रही है। तो ना जाने क्यों इस चीज़ को अब तो बाकायदा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में तो बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती हुई है कि इसको बाकायदा लीगलाइज़ कर दिया गया। पहले तो इसको कोई कानूनी तौर इसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में एक कानून साजी की गई जिसमें इन तमाम जमातों ने भी माशाल्लाह से हिस्सा लिया और ये सारी जमातों ने मिलकर इस कानून साजी को बाकायदा एक कवर दे दिया है, इस एक्सटेंशन वाले कानून को। तो अब उसके बाद जब आप खुद सियासतदान कवर दे दें तो फिर उसके बाद एक्सटेंशन दें, उससे अगर कोई इन्हें खुद को नुकसान पहुंचे तो फिर बाद में रोने धोने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। यही सूरत हाल जो है वो खुद इमरान खान साहब के साथ भी पेश आई, जिन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी।
फिर उसके नताइज उन्होंने देखे और ख़ुद भुगते, और आज वो कहते हैं कि ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। तो अब ये सिलसिला कब तक चलेगा और सियासतदान ये गलतियाँ कब तक करेंगे, ये मेरी समझ से तो बाहर है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कोई कितना भी काबिल क्यों ना हो, किसी भी महकमे में शख्स हो, मेरे अपने इदारे में भी कोई शख्स हो, तो तब भी मैं समझती हूँ कि एक्सटेंशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। आखिर में जनाब बात कर लेते हैं कुछ PTI के जो अपने अंदरूनी मसाइल हैं वो ख़त्म ही नहीं होने में आ रहे। पहले झगड़े कम थे, शेर अफजल मरवा साहब का कभी झगड़ा आ जाता है, कभी इमरान रियाज और हमाद अजहर साहब का कोई बात हो गई, उस पर शुरू हो गए सब। अब जनाब बात शुरू हो गई है तैयबा राजा और सनम जावेद साहिबा के हवाले से। अगरचे सनम की तरफ से कोई रिएक्शन तो नहीं आया, उनकी बहन का रिएक्शन आया जो कि कदरे में चोर ही है। लेकिन बेसिकली ये क्या है, दोनों PTI की वर्कर्स थी, ज़्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव होती थी। सनम को गिरफ्तारी से पहले भी काफ़ी लोग मेरा ख्याल है जानते थे, वो ज़्यादा मशहूर थी सनम जावेद तैयबा की निस्बत। और बाद में जब साहब गिरफ्तार हुई हैं तो उस वक्त भी क्योंकि सनम की जो फैमिली है वो भी सफ़र कर रही थी, उनके हस्बैंड भी गिरफ्तार थे, तैयबा राजा को भी लोग जानने लगे और उनके हवाले से भी काफ़ी लोगों ने बात की, आवाज़ भी उठाई उनकी रिहाई के लिए भी। लेकिन अल्टीमेटली तैयबा राजा अब रिहा होने में कामयाब हो गई। सनम अभी तक कैद में हैं, लेकिन हाइप जो है वो ज़रा सनम की थोड़ी ज़्यादा हमेशा रही है। इन दी एंड हुआ ये कि सेनेट के टिकट पे जब सनम जावेद को प्रेफर किया गया तो तैयबा राजा ने इसके ऊपर थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उनका ये मानना है कि शायद उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। अब ये वैसे अजीब व गरीब बात है, मेरा नहीं ख्याल है कि तैयबा राजा को ये बात इस तरह सोशल मीडिया पे करने की ज़रूरत थी। आपको अपनी तरफ से PTI में काफ़ी रिस्पेक्ट मिल रही है जो मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, और अगर आप लोग यूँ ओहदों के ऊपर तनकीद करके एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे तो इससे लगेगा ये कि आप सबकी ये जो जिद्दोजहद थी या आपने जेलें काटी या कुर्बानियाँ दी अगर, तो ये सिर्फ आपने ओहदों के लिए कर रहे थे कि आप लोग अगर नहीं कर रहे थे तो फिर अब आपको किसी को भी ओहदा मिल रहा है, इससे प्रॉब्लम क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन ही क्यों हो। जिसको भी खान साहब ने बेहतर समझा उन्होंने टिकट दे दिया। तो अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि उसका हक नहीं था मेरा हक था या ये चीज़ें, तो ये आप पार्टी में फिर भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जब आप लोग एक तरफ ये दावा करते हैं कि हम तो नज़रिए के साथ खड़े हैं, हम तो लीडर के साथ खड़े हैं, तो फिर ये ओहदों की तकसीम के ऊपर या टिकटों की तकसीम के ऊपर बार बार क्यों आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, ये बात समझने से मैं कासिर हूँ। फलक जावेद ने भी इसी किस्म का जवाब दिया हुआ है उन्हें वैसे कि जो है वो बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि हम क्यों ओहदों में पड़े। सनम को पहले टिकट भी नहीं मिला था, बड़ा देर से उन्हें इजाज़त मिली इलेक्शन लड़ने की, और फिर जब उन्होंने पता चला कि इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली है तो उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, इबाद फ़ारूक के जो भाई शहजाद फ़ारूक हैं वो काफ़ी कैंपेन कर चुके हैं, तो वो दस्तबरदार हो गई, कोई उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। तो अब उन्हें सेनेट का टिकट अगर मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर फलक ने भी यही उसमें बात की हुई कि भाई ये क्या हो रहा है। तो बहरहाल इस तरह के मसले मसाइल जो है वो PTI के अंदरूनी खैर मामलात हैं, लेकिन अक्सर लोग इसको काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि जी ये PTI बहुत टूट रही है, ये हो गया वो हो गया। मैं ये समझती हूँ, आज मैंने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया है कि जिस तरह इमरान खान साहब के तमाम मुखालिफिन को एक फैक्टर ने जोड़ा हुआ है, ये तमाम मुखालिफिन आपस में भी एक दूसरे के मुखालिफ हैं, इसके बावजूद ये सब मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ अलग खड़े हैं, तो उसकी वजह एक ही फैक्टर है और वो है इमरान खान। क्योंकि उन्हें पता है कि हम सब मिलकर ही रहेंगे तो हम इमरान खान का मुकाबला कर सकेंगे, वरना हम में से कोई भी अकेले तौर पर अपने तौर पर ना इतनी पब्लिक सपोर्ट रखता है, ना इतनी ताकत और ना इतनी हिम्मत रखता है कि हम इस तरह की कोई जद्दोजहद कर सकें। तो इसलिए ये क्या करते हैं, तमाम सियासी भी और तमाम गैर सियासी भी, तमाम मुखालिफिन इमरान खान के बोझ में इकट्ठे बैठे नज़र आ रहे हैं आपको। जिस तरह इनके मुखालिफिन को इमरान खान ने इकट्ठा किया हुआ, इसी तरह मेरा मानना ये है कि PTI के भी तमाम मेंबर्स को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, रुकने कौमी असम्बली हों, टिकट होल्डर हों, जो कोई भी हों या ओहदेदारान हों, इन सब को भी एक ही फैक्टर जो है वो यूनाइट करता है और वो फैक्टर वही है इमरान खान। इनको भी अगर कोई एक फैक्टर बाइंड करता है आपस में तो वो है इमरान खान। तो इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन ये लोग भी आपस में उसी तरह से जुड़े रहेंगे जैसे कि मुखालिफिन जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनको भी जोड़ने की जो एक वाहिद आपस में वजह है वो है इमरान खान। तो इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि इमरान खान खुद कैसे एक यूनाइटिंग फैक्टर है तमाम लोगों के लिए भी। और जब भी हम ये बात करते हैं कि कौन जिसके पीछे शिया और सुन्नी दोनों खड़े होते हैं वो इमरान खान है, कौन जिसके पीछे सिंध वाले भी खड़े होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले भी, पंजाब वाले भी, वो कौन है, वो इमरान खान है। तो कौन जिसके पीछे हम देख सकते हैं कि क्रिकेटर्स भी खड़े होते हैं, जिसके पीछे फनकार बरादरी भी खड़ी होती है, वो कौन है, वो फिर इमरान खान है।
वो कौन है जिसके पीछे पंजाबी भी खड़े हो जाते हैं, जिसके पीछे और भी कोई उर्दू बोलने वाले भी खड़े होते हैं, वो कौन है? वो इमरान खान है। तो इमरान खान लकीली एक ऐसा फैक्टर है इस वक्त पाकिस्तान में जो कि बहुत सारे डिफरेंसेस को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है, जिसके पीछे इतने लोग खड़े होने वाले हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस फैक्टर से फ़ायदा उठाने के बजाय कोशिश ये है कि किसी तरह उसको तोड़ा जाए और उसकी जो एक बाइंडिंग स्पिरिट है उसको तोड़ा जाए, और जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको तोड़ के हिस्सों बकरों में काट दिया जाए और उसको डिवाइड एंड रूल करके यही पॉलिसी को जारी रखा जाए। तो ये बहरहाल अब मामला है, लेकिन मेरा फिर अगेन मानना यही है कि जब तक इमरान खान है तब तक ये लोग आपस में लड़े मरे जो भी करें, लेकिन ये इमरान खान के पीछे बहरहाल खड़े ही रहेंगे। और आखिर में जनाब मरीम नवाज साहबा ने कोट लखपत जेल का दौरा किया है और ख़बर ये आई कि वहाँ पे जो PTI की ख़वातीन थी उनको इस सारे दौरे में पास भी नहीं लगने दिया, कहीं उन्हें कहीं अलहदा बंद रखा गया है। और मरीम साहिबा ने एक और उसी तरह की वीडियो बनवाई कि जी सब में बैठ के वो खा रही हैं, अफ्तारी कर रही हैं, और पीछे पता नहीं क्यों शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के बड़े बड़े कदावर फ्लैक्सेस लगे हुए थे। इस बात की समझ नहीं आई कि जेल में उनका क्या काम था, लेकिन बहरहाल जी उन्होंने वो विज़िट किया। इस बात का कल से चर्चा था और ये खबर थी कि शायद कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि आमना सामना हो जाए, लेकिन उसको बहरहाल जेल अथॉरिटीज़ ने काफ़ी हद तक रोक लिया और PTI की ख़वातीन जो थी उनको कहीं दूर ही बंद रखा कि कहीं आमना सामना ना हो जाए। वैसे इंटरेस्टिंग होता अगर सनम जावेद और मरीम नवाज़ का आमना सामना होता, लेकिन हुआ नहीं तो हम थोड़ा सा ये एंटरटेनमेंट जो है वो मिस कर गए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।